बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी के 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अन्ना यूसुफ। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे और जश्न आज़ादी बहुत पुरजोश तरीके से आपने मनाया होगा। आज सुबह बच्चे जब स्कूल जा रहे थे बाइक्स पे अभी भी झंडे लगे हुए थे, तो ये झंडा हमेशा इसी तरह से सलामत रहे। कल लोगों ने बड़ा ज़बरदस्त, क्योंकि यहाँ से जब मैं तकरीबन 5:30-6 बजे के करीब निकली, सड़कों पर बहुत ज़्यादा रश था। बाइक्स पर फैमिलीज़ थी, गाड़ियों पे थी, मतलब इतना रश था, पता चल रहा था कि लोग कोई इवेंट बनाने के लिए निकल रहे हैं और हर किसी का अपना ही मुनफरिद अंदाज था, हर किसी की अपनी मुनफरिद तैयारी थी। मतलब मुझे लगता है ये त्यौहार भी कहीं ईद से कम फेस्टिविटी वाला नहीं रहा। तो यहाँ भी कल एक फेस्टिविटी का समा था। हमारा पूरा दफ्तर अभी भी डेकोर हुआ है और इसकी एक रीज़न ये भी थी कि सिटी 42 ने अपनी कल माशाल्लाह से 16वीं सालगिरह मनाई और कल हमारे तमाम एम्प्लॉयज़ भी बहुत खुश थे। बहुत सारे लोग वो हैं जो कि डे फर्स्ट से ही सिटी 42 फैमिली का हिस्सा हैं, बहुत सारे लोग जिनको 14-15 साल हो गए हैं। सो एक एक कमेंट अपने रिपोर्टर्स से ले लेते हैं, फिर चलेंगे टॉप स्टोरीज की तरफ। आमिर रज़ा खान साहब और हसन अली ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। 14 अगस्त कैसे मनाई? बहुत लोगों जिस तरह लोगों के पास थे, मुझे समझ नहीं आती कि ये क्या है। वो कहते हैं पा की जगह छां करे यार, दरख्त लगाएं। अच्छा, कल मुझे इतनी खुशी हुई, ने भी बहुत मुखालिफत की कल मुझे इतनी, लेकिन मैं कहती हूँ चलिए आमिर भाई, कोई ऐसा नहीं है जो बच्चे खुशी मना रहे हैं उनको मनाने दें। फेस्टिविटी जो है ना वो क्रिएट हुई। आप फेस्टिविटी मनाते रहें, अल्लाह ताला आपको मनाते रखे, इस मुल्क को हमेशा कायम दायम आबाद रखे। बच्चे खुश थे ना। कल जो मुझे खुशी देखकर हुई वो ये हुई कि मैं एक जगह पर केक काटने गया, नहीं वो नहीं अच्छी लग रही थी कल, उसकी बहुत प्यारी लग रही थी, कल उसकी ड्रेसिंग ठीक नहीं आमिर भाई, बहुत नहीं ये आमिर भाई ऐसे ना यार, ये नहीं पहनना चाहिए था इस तरह का वाइट कपड़ों में। अच्छा चले, वो बात की बात है, कौन सा रंग उस पर जचता है कौन सा नहीं, वो सीएम है हमारी, हमें पता होना चाहिए। मैं कल आया तो कल ये लिंक रोड के ऊपर LDA वालों ने बाकायदा एक ट्रॉली और एक वो लगाया हुआ था स्टॉल, मुफ्त पौधे बांट रहे। वो पौधा जो अगर आप नर्सरी पे लेने चले जाए तो कोई 200 का मिलता है, कोई 500 का मिलता है, कोई 300 रुपये का मिलता है। आप जाएं और आपको एक पौधा वो फ्री देंगे। अच्छा, मुफ्त, जाएं और आप लगाएं। चलेंगे, बहुत अच्छा। और इसमें एक और चीज़, अच्छा ये सिर्फ 14 अगस्त तक। मैं रिक्वेस्ट जो करना चाहता, सॉरी मैं आपकी बात करता हूँ, मैं रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ कि आप 500 रुपये का 1000 रुपये का बाजा लेते हैं, बजाएं यार आपके मतलब आपके बच्चे आप बजा रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, लोगों की नींदें हराम होती हो जाए, करें आप, क्योंकि आपके जश्न है और उससे आप ज़रूर लोगों को तकलीफ़ दें। हालांकि हुक्म तो ये है कि नमाज के लिए भी किसी को तकलीफ़ मत दें, लेकिन ये चलें, आप हसन अली भाई का कहना है कि जश्न है, मनाने दें, मनाओ जनाब। लेकिन एक पौधा जो फ्री मिल रहा था आप उसको लेते और उसको लगाते पाकिस्तान के नाम पर, अपने बड़ों के नाम पर, और उसकी आप यारी करते। मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी बात थी। आज भी लाहौर में ऐसी जगह मौजूद हैं जहाँ पर पौधों की सख्त ज़रूरत है। आपके जितने ड्रेन नाले हैं इनके इर्द गिर्द लाखों दरख्त लग सकते हैं। मुझे पता नहीं ये मरियम औरंगज़ेब को नज़र क्यों नहीं आते, LDO को नज़र क्यों नहीं आते, PHO को नज़र क्यों नहीं आते, वासा को जगह नज़र क्यों नहीं आती, हमें आते जाते गुजरते बैठते उठते नज़र आती हैं। अब आप जश्न आज़ादी की बात कर रही थी, मेरा ख्याल है हसन भाई इसमें ना आमिर भाई की बात को आगे, ये जो दरख्त लगाना ये बहुत अच्छी एक चीज़ है। अच्छा, और कल ना बहुत लोगों ने सोशल मीडिया पे, क्योंकि एक कैंपेन 14 अगस्त से पहले शुरू हो चुकी थी, सोशल मीडिया पे हर बंदा यही रिक्वेस्ट कर रहा था, बहुत सारे लोगों ने कल मैंने देखा कि जो पीपल्स पार्टी वाले हैं उन्होंने इसमें एक बड़ा अहम वो किया कि सुबह गवर्नर हाउस में तकरीब हुई, उसके बाद इनके सेक्रेटेरिएट में हुई और वहाँ पे इन्होंने 300 पौधा जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो क़यादत है उन्होंने लगाया, जश्न आज़ादी शजरकारी मुहिम के। ये एक बहुत अच्छा इकदाम था और मेरा ख्याल है कि ये सबको आमिर भाई ने जैसे कहा करना चाहिए था। लेकिन आमिर भाई इसके साथ साथ अगर लोगों ने जश्न मना लिया तो आप खुश होने दें, साल बाद आपके पास अना इसमें एक और चीज़ है, आपके पास फेस्टिविटी वैसे कोई नहीं है, लोग मौका देखते हैं तो हो लेने दें खुश लोगों को। आप लोगों की वो जो मनचले हुल्लड़बाजी करते हैं, वो जो मनचले वन व्हीलिंग करते हैं, उससे बेहतर नहीं बच्चे छोटी छोटी खुशी ऐसे मना लेते हैं। चले ये उसी वन व्हीलिंग का आगाज है, अपनी अपनी सोच है भाई, अपनी अपनी सोच पे जरूर करें। और दूसरा, कल हमारी अपनी भी सालगिरह थी अल्हम्दुलिल्लाह रेशमा। अच्छा, वो उसकी तरफ आते ये पैसे पौधा कल आयशा ने उखाड़ दिया था, आज लगा दिया, इसने भी थोड़ा अच्छा काम कर लिया। मैंने कहा ये भी बता दो। अच्छा, आयशा ने ये पौधा भी उखाड़ दिया यानी? हाँ, कल उखाड़ दिया। हाँ, आज लगा दिए। चले अच्छा है, ये पौधे तो ना लगें, पौधे असली वाले लगें। और सब वादा करें, हसन भी, मैं भी, आप भी, कि एक एक पौधा पाकिस्तान के नाम का हम लगाएंगे
और उसको उसकी आप यारी करेंगे और उसकी देखभाल करेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, कल केक कटिंग में आप भी थे? बिल्कुल, हर साल ही होता हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि रेशमा जवान हो गई, तीर को मान हो गई, 16 साल की हो गई है हमारी ये रेशमा, जो हमारी लव है। आपने कल कहा था हम स्वीट 16 की हो। जो हमारी लव है, जो हमारा एक समझे कि महबूबा है, ये हमारा खानदान है आमिर भाई, है खानदान है, महबूबा ही होता है, खानदान में महबूब भी होता है भाई। बिल्कुल। वो इस ख़ानदान को छोड़ कर नहीं चले जाते। अगर हम 16 साल से इसके साथ अटैच हैं, 2008 से लेकर आज 2024 हो गया, तो मुझे बताएं कौन किसी एक अदारे के साथ इस तरह बंधा रहता है। तो हम तो बंध गए इस डोरी में, और उस प्यार की डोरी के साथ कल 16वीं सालगिरह मनाई, तो बहुत सी यादें पहले दिन की, उसके बाद के दिनों की, हसन अली के साथ, अन्ना के साथ, असद सही मरहूम के साथ, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, अख्तर याद साहब अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उन सब के साथ वो पहले दिन, वो मुश्किल के दिन, वो कठिन दिन, वो दिन जब एक समझ नहीं आती थी लोगों को कि ये एक सिटी का चैनल क्या होगा। आज आप देखें कि जगह जगह हर शहर में सिटीज़ के चैनल बन गए, इसी इदारे ने बनाए, लोगों ने इसकी नकल में अदारे बना लिए, और लोगों की वो बात जो टीवी पे आना तो एक वीआईपी का बंदे का काम था। आम बंदा तो बेचारा पीटीवी होता था पहले, तो उसमें जा नहीं सकता था। उसके बाद कोई दूसरे निजी चैनल आए, उन्होंने भी बिल्कुल गार्ड रखे हुए थे, तो वहाँ बहुत मुश्किल। अच्छा, माइक की रसाई भी बंदों तक नहीं थी। ऐसे ही है, अब बाहर आपको हर जगह माइक नजर वो वीवीआईपी। और मुझे याद है कल्चर खत्म किया, वो उस कल्चर को ख़त्म करने में बड़ा काम, मतलब इस तरह से काम किया। कभी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इंतज़ार किया जाता था कि फ़लाँ चैनल है जी, वो बड़ा चैनल है, वो आएगा तो शुरू होएगी। इस चीज़ ने वो दौर देखा, और उसके बाद वो दौर देखा, उन्होंने कहा सिटी आएगा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी, नहीं तो नहीं। जबरदस्त। और ये अभी भी होता है आमिर भाई, ये अभी भी है, ये अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो एक आमिर भाई, मुझे ना हसन अपना शुरू वाला दौर याद आता है। हमने इतने छोटे छोटे इवेंट कवर किए ना, किसी की शादी है तो कवर कर रहे हैं, किसी का कोई कुछ भी है, गमी खुशी हर चीज है वो कवर कर रहे हैं, और ये मोहब्बत लोगों के दिलों में पैदा की है, हर जगह पर पहुंच के खुद अपना मकाम बनाया है। मेरा नहीं ख्याल कि लाहौरियों का कोई इवेंट मिस हुआ है, और लाहौरी घर जाके इंतजार कर रहे होते थे कि अब हमारा शो आने वाला है, हम टीवी पर आएंगे। इतनी मोहब्बत लाहौरियों ने दी है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत दी है लाहौरियों ने। और इसमें नो डाउट कि हमारी जो पहली टीम थी उसने जितनी मेहनत की है, सब क्रेडिट असद साई साहब को। ये इसमें कोई शक नहीं है कि ये असद साई साहब मरहूम को क्रेडिट जाता है। वो जिस तरह से टीम को लेके चले, और इसमें एक और मैं शख्स का नाम लेना चाहूँगा, जाहिद हुसैन साहब होते थे। जी बिल्कुल, ठीक है। जाहिद हुसैन साहब ने जिस तरह से हम लोगों को गाइड किया शुरू में, क्योंकि मैं प्रिंट मीडिया से आया था, डेली टाइम्स छोड़ा था, उससे आया था, तो शुरू में टीवी का पता नहीं था। और जिस तरह से जाहिद हुसैन साहब ने समझाया, फिर सबसे मेन चीज़ बॉस की मोहसिन नकवी साहब की जो क़यादत थी, उसमें हर एक ने अपना किरदार अदा किया। और आज जो है ये दरख्त जो है, अब ये पौधा जो था जो कि 2008 में लगा था, अब ये 16 साल का हो गया। और हम सबकी ये दुआ है कि ये ख़ानदान इसी तरह से कायम और दायम रहे। और माशाल्लाह हसन, मैं आप सब लोगों को देखती हूँ, मैं अपनी मिसाल देती हूँ, मुझे नहीं लगता मैं कहीं पर भी जाके शायद कोई भी काम नहीं कर सकती हूँ। मतलब न्यूज़ एंकर होती हैं तो वो सिर्फ न्यूज़ कर सकती है। मुझे ना एक जगह से एक ऑफर आई, तो उन्होंने कहा जी कि आप आ जाएं। मैंने कहा आपको वही जो आपको यहाँ पे है उससे ज़्यादा देते हैं। तो हमने उसको कहा कि मुझे वो कंफर्ट लेवल कैसे देंगे जो मुझे यहाँ पे है। असल मसला ही ये है कि हम जाके सोचते हैं। ये मैंने जब अवार्ड सेरेमनी थी तो बात की थी, तो मैं ये सोचा करता था बचपन में कि लोग लाहौर से बाहर कैसे ज़िंदा हैं, और सिटी में आने के बाद मैं अब ये सोचता हूँ कि इस इदारे से जाकर लोग कैसे ज़िंदा रहते हैं। और बहुत से लोग ऐसे कैसे सर्वाइव। कल हमारी ना हसन एक नई एंकर है, 41 में होती हूँ, मुझे कह रही कि आपको कभी ये नहीं लगा कि यहाँ रह के फुल स्टॉप लग गया। मैंने कहा यहाँ रह के मुझे ये आज़ादी है कि मैं अपना कल का शो जैसे चाहूँ मैं कर सकती हूँ, मुझे कोई रोक टोक नहीं है। मैं अपनी प्रोड्यूसर को कहूँगी मैं ये करना चाहती हूँ, मुझे फ्री हैंड है, मुझे अली खान की तरफ से फ्री हैंड। इस अदारे के बानी जब निगरान वज़ीर आला बने तो क्या हमने खबरें नहीं चलाई? उनके खिलाफ खबरें चलाई। ये सबसे, और उन्होंने कहा जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। और उन्होंने ये बात कही थी, उन्होंने कहा था कि मेरे खिलाफ भी कोई खबर हो तो वो
लाजमी क्या वाटर पॉन्डिंग नहीं अब चलाते देखे ना, हैं? हर रोज सीएम की तारीफ कर रहे हैं, हम बेचारे कुछ नहीं कह सकते, हम कहते ठीक है वो कर तो लो। अब आमिर भाई की देखे ना, वो तो अब किसी मैं तरह नहीं मना कर सकते। आमिर भाई को मना नहीं कर शो प्लान करने वक्त कह दे आमिर भाई ये बात नहीं करनी, वो दोबारा वो करते हैं दोबारा वही और बात। जान के करते हैं अगर वो वो बात। तारीफ के काबिल ना हो तो मैं कभी तारीफ ना करूं। नहीं, करें करें, कल वैसे बहुत प्यारी लग रही थी। ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ रहिए। एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। अच्छा जी, जश्न आज़ादी की खुशी में वज़ीर आज़म साहब ने खुशी दी और यहाँ बड़ा तोहफा लिखा हुआ है, मुझे नहीं पता, ये अब इनसे जान लेते हैं ये बड़ा है छोटा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान किया गया है। हसन, देखिए ना, इसमें जो सबसे मेन चीज़ है वो ये है कि ये एक अच्छा इकदाम है। जो चीज़ अच्छी है उसको अच्छा कहना चाहिए। हसन मेरी बात सुने ना, अभी एक थोड़ी देर दिन बाद 15 दिन बाद ये बढ़ जाएगा, अभी फिलहाल फिर आमिर दोबारा भाई वहीं आ जाएगा। आमिर भाई अक्सर एक बात करते होते हैं कि हाल में देखें कि क्या हो रहा है आपके साथ। तो हाल में तो आपके लिए ये एक ना अच्छी खबर है ना, पागल बनाया जाता है, सीरियसली मैं आपको बता दूं। लेकिन ये जो हम पिछले खुश हो नहीं ये जाते अब ये पिछले अगर हम एक महीने की बात करें तो ये दूसरी दफ़ा जो है कमी हुई है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में, और इंटरनेशनल लेवल पे भी जाहिर है कि कमी हुई है, तो यहाँ पे भी कमी की गई है। अब देखना ये कि आगे क्या होता है। हाँ, 14 अगस्त पे तोहफा दे के 14 दोबारा अगस्त से पे तो तोहफा दिया, अब ये पता चलेगा 1 सितंबर को यकम। कि क्या बनता है हमारे साथ, कितना बढ़ता है या कम होता है। लेकिन इसमें यह है कि आमिर भाई जैसे कहते होते हैं ना कि जो मौजूदा सूरत हाल है, अगर उसमें कोई आपको मान लेते खुशी मिली है तो उसको आप इंजॉय करें। तो मेरा ख्याल है कि इस कमी को हम सबको इंजॉय ज़रूर करना चाहिए, और दुआ ये करनी चाहिए कि ये 1 सितंबर को बढ़ने की बजाय मजीद कम हो, क्योंकि इससे देखें पेट्रोलियम मसनूआत से हर चीज जुड़ी हुई है। नहीं, हर चीज वो जो आप कह रहे हैं ना जुड़ी हुई है, वो तासुर खत्म हो गया, क्योंकि पेट्रोल की कीमत कम हो, किसी चीज पे कोई फर्क कमी पे नहीं होता, जब इजाफा होता ना। हाँ। ये हमारे यहाँ पे एक हमारी ये बदकिस्मती है कि जो माफिया है वो इतने स्ट्रांग है कि जब इजाफा होगा तो हर चीज में इजाफा हो जाएगा, क्या किराए, क्या हर चीज़ में इजाफा कर देंगे। लेकिन जब भी कमी हुई है आज तक जो है उसका समर उसका आवाम तक नहीं पहुंचा। ये अब कमी देख ले हो गई है, इसके बाद अगर आपको पता चलेगा कि फलां चीज़ की कीमत में कमी हुई है तो ज़रूर हमें भी बताइएगा। आमिर भाई, देखो फलां चीज़ की कमी हुई या नहीं हुई, ये तोहफ़ा है जो वज़ीर आज़म ने दिया, और मैंने कभी तोहफा देने वाले से उसकी कीमत नहीं पूछी कि कीमत क्या है, आज तक नहीं पूछी। लेकिन आमिर भाई इस पे तो कीमत और मैंने कभी ये भी नहीं सोचा, उन्होंने खुद ही कीमत मैंने बता दी। अभी तक कभी ये भी नहीं सोचा कि भाई ये जो तोहफा दे रहा है ये तो बहुत कम कीमत है। यहाँ पे एक शाह जी हैं, वो अक्सर आके ना कोई ना कोई कैंडी एक देते हैं, वो 2 रुपये की 5 रुपये की होगी कैंडी, लेकिन मुझे ऐसे लगता है जैसे यार ये पूरे दफ्तर के अंदर में से ये कैंडी जो है ये बंदा मेरे पास लाया है और कहता है कि मुँह मीठा कर लो। अब मैं उसको कहूँ ये 5 रुपये की कैंडी उठा लाया है, 2 रुपये की कैंडी उठा लाया है, ये कहूँ उसके, आपके ख्याल से क्या है? नहीं, वज़ीर आज़म को आप 8 रुपये नहीं कह सकते, आप उसको भी नहीं कह सकते। और ये आलमी मार्केट में पेट्रोल है, अगर आप वज़ीर आज़म होते, चले आप बताएं आप कितना कम करते? हमने तो आप वज़ीर आज़म होते किया धरा सब कुछ उनका है। इतना 2 दफ़ा कम हुआ इस माह में, लेकिन हम क्या है आने वाले दिन का सोची जा रहे हैं। मैं 6 सितंबर को ज़हन में सोच रहा था, आप 1 सितंबर ले आए। देखिए कैसी बात है कि आपको अच्छे का सोचना चाहिए। अभी पेट्रोल कम हुआ है, चलें महंगाई में ओवरऑल जो आपकी हफ्तावार रिपोर्ट आती है उसमें भी एक कमी हुई है, आपका स्टॉक एक्सचेंज ऊपर गया है क्या है, कारोबार ज़रा सा खुला है। अभी इसको ठीक होने में मेरा ख्याल है कि 4-5 साल और मज़ीद चाहिए होंगे, ज़्यादा लगेगा। स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है, और ये एक दूसरे के टांग खींचने 4-5 साल महंगाई कम होती नज़र आ रही है। मुझे कम होती नहीं, लेकिन लोगों की आमदन बढ़ती हुई नज़र आती है, कारोबार निकलता हुआ नज़र आता है, अब मजीद पैसा मार्केट में आता हुआ नजर आता है, मुझे आता है। देखिए इसमें ये आमिर भाई की बात से मैं ना इससे एग्री इस तरह करूंगा कि हमारे यहाँ पे सबसे मेन चीज़ ये है कि कारोबार जब तक नहीं चलेगा, सनतें नहीं चलेंगी, आपकी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री नहीं चलेगी, किस तरह से चीज़ें चलेंगी। तो वही बात आ जाती है कि इस ने कहा बिजली भी कम कीमत है। हाँ जी, वो भी सुनने में ये आया कि वो भी तोहफा जल्द आने वाला है, और 6 सितंबर को ही आ जाए। इस वक्त जो है वो सबसे मेन इशू ही बिजली की कीमतों का, हर बंदे के लिए, हर आम हो खास हो, हर एक के लिए बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब देखते हैं कि क्या चलिए जी, कल वाला प्रोजेक्ट तो मुझे बता रहे थे जी, दुरे नायाब भी और राव साहब भी यहाँ थे, सीएम साहिबा ने इफ्तिताह करने जाना था बंद रोड कॉरिडोर एक्सेस का, जो कि बाद में
मौखर हो गया, वो दूसरी दफ़ा आई थिंक हुआ है मौखर। तस्वीर लग गई, कल भी पूरी तैयारी थी, लेकिन CBD प्रोजेक्ट गई हैं कल CM साहिबा। कल वो नाराज़ भी थी, जो कॉरिडोर वो जो नहीं कर सकी इफ्तिताह ऐलान के बावजूद, वो चाहती थी 14 अगस्त को करना। वो मैंने आपको, मेरे ख्याल है कल या परसों बैठे थे हम, तो मैंने आपको बताया था ठेकेदारी सिस्टम में। हाँ जी बिल्कुल, कि जितना देर होती जाएगी ठेकेदार के पैसे बढ़ते जाएंगे, और इसमें सारा माफिया शामिल होता है, ये सारा माफिया शामिल है। और इसी में भी तो ये कल वो जो आप वीडियो चला रही होंगी साथ साथ उनके दौरे की, तरक्याती कामों का जायजा लिया, कहीं काम होता नजर आ रहा है इस पूरी वीडियो के अंदर? मुझे कोई एक बंदा, तो 14 अगस्त थी, तो पिछले साल भी 14 अगस्त थी, पिछले साल 14 अगस्त को काम हो रहा था और दुनिया का कोई काम रुका नहीं। क्या कल सब्जी वाले ने सब्जी नहीं बेची है? क्या रिक्शे वाले ने रिक्शा नहीं चलाया है? जिन्होंने मजदूरी करनी है उन्होंने करनी है, तो बेचारों ने खाना है। हमने नहीं की। आप मुझे बताएं, एक बंद प्रोजेक्ट, मैं ये कहूँगा आप बंद प्रोजेक्ट का मुआयना करने गई वज़ीर आला साहबा, जिसमें कोई काम नहीं हो रहा था, मुझे काम दिखा दें। हाँ, मैंने देखा कि लोग तंग थे, कमर्शियल एरिया था, उसके सामने गड्ढे खुदे पड़े हैं और वहाँ पर मट्टी है, कीचड़ है, बारिशों का सीज़न है, लेकिन काम होता हमें नज़र नहीं आया। तो ये मेरा ख्याल है, मैं इसको, अब आप जो मर्जी इसको कहें, मैं इसको ड्रामेबाजी कहता हूँ। अगर तो काम हो रहा था तो आप कहते तरक्याती कामों का जायजा लिया, तो मैं इसको फबेहा मैं कहता बहुत अच्छा किया। आमिर भाई ने ना, लेकिन एक काम बंद है, खिलाफ बात करके नहीं पत्थर रखे ने की, इसमें मैंने देखे वो बात और थी। वो भी उन्होंने स्क्रीन नहीं ना देखी, शायद फिसल जाते और बात करना शुरू कर देते हैं। इसमें देखें ना, फिर मैं वही बात करूंगा कि हमने निगरान दौर देखा, ठीक है, और निगरान दौर में जिस तरह से काम हुए, पूरी रात 24 घंटे काम होते थे, ठीक है। मिनिस्टर वजीर आला खुद तो जाते जाते थे जब उनका दिल करता था, जिस टाइम उनका दिल करता था। रात के 1 बजे भी हमने देखा कि वजीर आला जो है वो वहाँ मौजूद होते थे, ठीक है। उनके जो मिनिस्टर्स थे, जो वजीर थे, जो बाकी लोग थे, उनका काम ही ये था कि ये जो तरक्याती प्रोजेक्ट हैं इनको मॉनिटर करें और इनको जल्द से जल्द जो है वो मुकम्मल करवाया जाए। आमिर भाई, आपको याद होगा एक वजीर को मोहसिन नकवी साहब ने बंद रोड पे जो है वो कंटेनर में सुला दिया था कि जब तक ये कंप्लीट नहीं होता इसको मॉनिटर करो। यहाँ पे थे कि ये जब तक काम नहीं होगा मैं नहीं यहाँ से जाने वाला, ठीक है ना। ये असफर अली नासिर साहब थे, और ये जब तक हमने पहले भी ये बात की थी कि जब तक हम इस तरह से काम नहीं करेंगे, मॉनिटर प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे, तो फिर दौरे करते रहे। उनकी और इनकी टीम में बहुत फर्क है। यहाँ पर आपको मरियम औरंगजेब साहिबा नजर आती हैं साथ, क्या कर रहे हैं? इनकी और उनकी लीडरशिप में फर्क है, और टीम में नहीं फर्क होता। टीम में क्या करना होता है आप मुझे बताएं। क़यादत में लेके चलना होता है बस। यहाँ पे इस अदारे के अंदर कितने लोग हैं, और जो टीम के ऊपर एक लीडर है, उसकी नज़र है ना कि वो किससे क्या काम ले रहा है और क्या उसको देख रहा है, कैसी कैसी मॉनिटरिंग यहाँ पे होती है। अगर लोगों को पता चले तो लोग खाद और रा और ISI भूल जाए, जैसी मॉनिटरिंग यहाँ पे होती है। सही बात है, काम की मॉनिटरिंग है, मैं वो ये नहीं कहता हूँ, लेकिन मॉनिटरिंग तो है। यही बात हसन ने भी की कि आप जब तक आप किसी को मॉनिटर नहीं करेंगे, आपको इसी तरह चीफ सेक्रेटरी और बाकी लोग बैठा के गाड़ियों में बंद प्रोजेक्ट में, फिर कह रहा हूँ कल बंद था प्रोजेक्ट, आज पता नहीं काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, मुझे ये भी नहीं पता। आज भी शायद बंद आ जाए। आज जो कहन जी 15 अगस्त है, कल 14 अगस्त थी, आज 15 अगस्त है। आज भी काम नहीं हो रहा था, आयशा गुजर के आती है वहाँ से। इसका मतलब है बंद प्रोजेक्ट में आप तरक्याती कामों का जायजा लेने गई। आप जो कॉरिडोर का इफ्तिताह करना चाहती थी, कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर टू मोटरवे, आप उसका इफ्तिताह नहीं कर पाई हैं। आप 2 दफ़ा अनाउंस हुआ, स्टीमर्स लगे, पंजाब गवर्नमेंट का पैसा लगा, मीडिया को आपको बता दिया गया कि जी आज CM साहब ने जाना है, लेकिन मासवाया वो तस्वीर जो खंभों पे आपकी तस्वीर लगी थी, उसकी एक रौनक अपनी जगह इसमें ना मैं एक वाकया आपको बताता हूं। लेकिन आप इफ्तिताह नहीं कर पाई, इसका मुझे अफसोस है। आमिर भाई, आज भी वहाँ के लोग परेशान हैं। आप रोजाना जहन मदनी वहाँ पे रहता है, बेचारा अपने बच्चों को स्कूल जैसे छोड़ने जाता है, लेने जाता है, मुझे पता है। और वहाँ पे बिजली का बहुत, लोड शेडिंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। रोज जहन मदनी जो है वो ग्रुप में कह रहे होते हैं कि जी यहाँ के बिजली गायब है, हर रोज उनका डेली का यही है। अच्छा, इसमें ना मैं एक बड़ा मजेदार वाकया सुनाता हूँ आपको कि हम इत्तफाक से SM तनवीर साहब मिनिस्टर थे और वज़ीर आला साहब उनके घर पे थे एक दफ़ा, वहाँ पे बाकी मिनिस्टर्स भी मौजूद थे। अब जब वो मुलाकात ख़त्म हुई तो मैं भी इत्तफाक से वहाँ पे मौजूद था। तो मोहसिन नकवी साहब ने गाड़ियाँ मंगवाई हैं, किसी वज़ीर को नहीं पता कि कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने सबको 2 गाड़ियों में बिठाया, 2 गाड़ियों में, तमाम मिनिस्टर्स को, खुद भी साथ बैठे।
वो पता ये चला जी वो बंद रोड प्रोजेक्ट का दौरा करने जो है वो पहुंच चुके हैं। ये रात के 12:30 बजे का टाइम था। तो ये और ये उनके साथ जो रिपोर्टर्स होते थे ना, वो भी यही कहते थे कि जी हमें पता नहीं होता, बाहर निकले हैं हम, पीछे पीछे हैं, कहाँ जाने का प्लान था और वो कहाँ मुड़ गए नहीं पता चलता। वो सेलवर ऐसा भी सुनाते हैं ना कि हमें खाने के लिए बुलाया और ये जो अकबर चौकना बुरी इजाजत खाने ले गए रात को। तो ये काम फिर जब तक मॉनिटरिंग नहीं होगी तब तक आप जो मर्जी कर लें। लेकिन आई डोंट नो, बंद रोड वाला तो काम यहाँ तो चलिए नजर भी आ रहा है, वो तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है और वहाँ के लोग जितना सफर कर रहे हैं पता नहीं, अगर उसका इफ्तितार लेट्स सपोज हो भी जाता है ना, तो आमिर भाई साइड लेन्स पे भी काम, असल में काम ही साइड लेन्स का है, वो आप ये कह रही है, जब तक मुकम्मल नहीं होगा। लोगों ने तो यूज वो करनी है ना, आम लोगों ने, उसमें तो कंट्रोल्ड है, वो तो मोटरवे तक जाके खोल के ले जाना रास्ता, काम हो गया। बाकी लोगों मैं कहता हूँ सिर्फ और सिर्फ ये जो सीएम ऑफिस है, इसको चक्कर, ये मैं बेवकूफ़ तो नहीं कहूँगा, चक्कर देने वाले लोग बहुत हैं। यह हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है ऐसे घुमाती है और फिर उन्होंने कहना देखिए मैडम ये 2 माह और ऊपर चला गया, पेट्रोल की कीमत आपके चचा ने बढ़ा दी। कुछ तबादले जो हुए हैं वो पता नहीं उसका असर क्या होता है लाहौर में, हमें तो नज़र नहीं आता है। अल्लाह करे जो नया डीसी आया है मूसा रज़ा, ये कुछ करे और ये जो कम अज़ कम लोगों की अजियत है ये ख़त्म हो सके, तजावज़ात वाली, उसमें ये सिर्फ बैनर और पोस्टर ना फाड़ें पिछले दौर की तरह, उठवाएं लोगों को रोड से ऊपर। मुश्किल काम है, पता नहीं आप क्यों उम्मीद बांध देते हैं। ब्रेक के बाद आएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। इलेक्ट्रिक बसें दिसंबर में शहर की सड़कों पर रवा दवा होगी, सीएम साहिबा ने यह कह दिया है। आमिर भाई, सीएम साहिबा ने वैसे काफ़ी कुछ कहा था, मान लेंगे? नहीं, ये होगा, ये करना ही पड़ेगा। और ये तो शहबाज शरीफ साहब, मैं आपको बताऊं, ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि दुनिया अब चली गई यहाँ पेट्रोल से निकलती रही जा रही है, व्हीकल्स पे जा रहे हैं सारे, बहुत दुनिया की। पर मुझे डर लगता है ट्रांसफॉर्मेशन जो है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे रोड, बारिश हो जाए तो पानी इन इलेक्ट्रिक बसों के मुतहम्मिल है, मतलब आप करके लाके उनको बाद में ग्राउंड करते जाएं। देखें, बात सुने, मेंटेनेंस तो हर चीज़ को चाहिए। आपके पास गाड़ी है, आप उसको मेंटेनेंस नहीं करेंगे ख़राब हो जाएगी। इनको भी चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि ये इलेक्ट्रिक बसें चलाने से, कश्तियाँ चलाने से, ट्राम चलाने से बेहतर ये है कि आप पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक बसें बनाने का, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बनाने का प्लांट लगाएं। सही, आप टेक्नोलॉजी को लेके आएँ। ये 25 करोड़ की आबादी का मुल्क है, दुनिया का 5वां आबादी के लिहाज से बड़ा मुल्क है, पूरी दुनिया की इस पर नज़रें हैं। तो आप चाइना से ही कर लें, कोरिया से नहीं करना, अमेरिका से नहीं करना, तो चाइना से ही करें। लेकिन उसको कहें कि भाई हम बसें भी बनाएंगे, गाड़ियाँ भी बनाएंगे इलेक्ट्रिक, बट आप प्लांट जो है पाकिस्तान लेकर, टेक्नोलॉजी पाकिस्तान लेकर आए। आप असम्बलिंग यहाँ ना दें, आप टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में दें। अब आप फबेहा यहाँ पे आकर इन्वेस्टमेंट करें, सऊदी अरब को साथ में ला लें, चलें। लेकिन ये इलेक्ट्रिक बसें, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, इलेक्ट्रिक बाइक्स, ये मुस्तकबिल है। लोग इससे निकलते चले जाएंगे पेट्रोल से। जो थर्ड वर्ल्ड है, जो हमारे जैसे मुल्क हैं, इवन इंडिया में अब इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बननी शुरू हो गई। हमारे जैसे मुल्क जो हैं वो बेचारे पेट्रोल के आसरे पे रहेंगे, जो हम अभी डिस्कस भी कर रहे थे, 8 रुपये कम हुआ, 8 रुपये बढ़ जाएगा, इस चक्कर में रहेंगे। आप लोगों को अब आसानी मिल गई है। ना होना चाहिए जो सेफ सिटी के हसन कैमरों के साथ हो रहा है। आपके पास पासवर्ड नहीं है, आप उन्हें रिप्लेस नहीं कर सकते, आप उनको ठीक नहीं कर सकते। वैसे आप मुझे बताएं, अभी ये बस चल रही है जिसको वो बानी कहता था कि ये जंगला बस, और बाद में खुद बनाने चल पड़ा था। ये चल रही है कि नहीं चल रही? चल रही है। अब मुझे सिर्फ ऑरेंज ट्रेन चल रही है कि नहीं चल रही है, तो ये नाउमीदियाँ जो हैं, इससे आप निकल क्यों नहीं आते कि क्या होगा, क्या ये बंद हो जाएंगी? नहीं होगी, कुछ नहीं होएगा। ये इलेक्ट्रिक बसें भी यहीं पे चलेंगी, डीजल बसों से आपको निजात मिलेगी, धुएं से निजात मिलेगी, माहौल साफ होएगा। लेकिन इसके साथ साथ, सॉरी हसन, मैं आपका भी टाइम ले लेता हूँ, खुदारा ये प्लास्टिक बैग्स को भी ख़त्म करें किसी तरीके से। बहुत बड़ा अजाब है, ये कैंसर है। आप सालाना कैंसर की अद्वियात पर जितने पैसे खर्च रहे हैं, उससे आधे से भी कम पैसे लगेंगे और ये प्लास्टिक बैग खत्म हो जाएगा। शुरू होती है 3-4 दिन पर, 3-4 दिन वो फिर खत्म हो जाता है। और अच्छा, वो मैं गया था उस दुकानदार के पास, मैंने उसको कहा वो जो गवर्नमेंट वाला बैग है वो तो दिखाओ मुझे। कहते जी हमने रखा हुआ है। मैंने कहा ये क्यों रखा हुआ? कहते जी गवर्नमेंट का बंदा आएगा, उसको कहीं ये बेचने हैं, लेकिन लेता कोई नहीं है। आज भी मैं सुबह जब गुजर के आया हूँ, और वो जो मेरे रास्ते में एक नाला आता है, उसमें गंदगी के अंबार है, उसमें सारे प्लास्टिक बैग लोगों ने
उसको ऊपर गांठ लेयर लगा होगी के- आमिर भाई, ऊपर एक लेयर होगी और पूरे वो लेयर, हाँ। प्लास्टिक बैग्स की ना लेयर उसकी होगी। कोई सफाई करता है, ना वासा को खुश है, ना पता नहीं क्या है। अब आप हसन आप बात करें, मैंने कहा कि मैं इलेक्ट्रिक बसों के साथ साथ तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन प्लास्टिक बैग का भी कोई इंतज़ाम करते हैं। सही। अच्छा, इसमें है ना देखें, दुनिया भर में ना अब डीजल से जो है वो कन्वर्ट कर रहे हैं और बड़ा इस पे बड़ा सख्ती से अमल किया जा रहा है। हमें तो वैसे ही स्मोक का बहुत खतरा है। बहुत ज़्यादा। अब ये आगे जो सीज़न आएगा हो उसमें स्मोक हमें भुगतनी पड़ेगी हर साल की तरह। इसमें वही बात है आमिर भाई वाली कि प्लांट यहाँ पे लगने चाहिए, सनत लगेगी, रोज़गार भी आएगा और सस्ती चीज़ भी मिलेगी। क्योंकि इस वक्त ये है कि आप जब इंपोर्ट करते हैं तो उस पर जितने ड्यूटीज़ और टैक्सेस लगते हैं, अब जो गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बहुत सी कंपनियों की आ रही हैं, तो वो एक आम आदमी की रेंज में नहीं है। बिल्कुल सही कहा। और जब तक प्रॉपर प्लांट नहीं होगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं होगी, तब तक कुछ नहीं होगा। इसमें एक अहम चीज़ जो 2-3 दिन पहले हुई वो ये हुई कि जो इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट है, सूबाई वज़ीर हैं चौधरी शाफे, उन्होंने एक MOU साइन किया है चाइनीज़ कंपनी के साथ सोलर प्लेट्स का प्लांट जो टेक्नोलॉजी है वो पाकिस्तान में पंजाब में ट्रांसफ़र करने के हवाले से। और अब जो है वो मेरी बात हो रही थी तो वो बता रहे थे कि दिसंबर में पंजाब में जो है वो इस हवाले से काम जो है वो शुरू हो जाएगा। इलेक्ट्रिक बाइक्स का भी प्लान इलेक्ट्रिक, अच्छा नहीं, अब इसमें एक चीज़ है, इलेक्ट्रिक बाइक्स जो है वो इस वक्त बन रही हैं आमिर भाई, वो असेंबल नहीं हो रही। नहीं संभल नहीं, वो बहुत सी जगह चाइनीज पे कंपनी के साथ मुआहदा किया, मैंने खबर ही वो देखी थी, बहुत सारे आपकी खबर नहीं, वो थी। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से है ना। हाँ, कि एक इसमें प्लांट जो लगेगा जिसमें वो टेक्नोलॉजी भी देंगे साथ में। टेक्नोलॉजी, इसमें जो प्राइवेट बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं बाइक्स बनाने वाली, जो इस वक्त यहाँ पे प्रॉपर बाइक्स बना रही हैं, वो सिर्फ असेंबल नहीं कर रही। अब उससे फ़ायदा ये हुआ कि रेट भी कम हुआ बहुत सी। अब मैंने एक इलेक्ट्रिक बाइक देखी, वो यहाँ पे तकरीबन 1.25 लाख रुपए में भी मिल रही है। तो जहाँ पे अगर किसी ने पेट्रोल मोटरसाइकिल लेना है जो कि जिसकी कीमत अब आसमान से बातें कर रही है, तो बेहतर है कि वो ले लें। ये कॉस्ट इफेक्टिव है। एक दफ़ा आप ऐसे तो भुगत लेते हैं, बाद में इन द लॉन्ग रन आपको उसका फ़ायदा ही होगा। लेकिन जहाँ तक रहेगी बात इलेक्ट्रिक बसों की, दिसंबर में कहा है जी, सो दिसंबर तक का इंतज़ार करें, फिर इलेक्ट्रिक बसों से फ़ायदा उठाएं। और अगर तो CM साहिबा की तस्वीर होगी तो शायद आमिर भाई भी अपनी गाड़ी छोड़ के इलेक्ट्रिक बस पे आना शुरू कर दे। ब्रेक के नहीं, मैं बस के पीछे गड्डी ला लांगा। ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। और अभी आपको बता दें जी, कज़ाफ़ी स्टेडियम में कुछ तब्दीलियां की जा रही हैं। अभी ये है जी, चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी इंटरनेशनल स्टेडियम डिज़ाइन करने वाली दुनिया की मारूफ कंपनी BDP वेटरन के हेड ऑफिस के हैं और BDP के चेयरमैन से उन्होंने वहाँ पे मुलाकात भी की है। और ये भी आपको बताएं, चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की BDP वेटरन के चेयरमैन, स्पोर्ट्स डिवीजन के सरबराह, डिज़ाइन डायरेक्टर, इंजीनियर और आर्किटेक्ट हुकाम से मुलाकात हुई है। क्या तब्दीली लेकर आई जा रही है कज़ाफ़ी स्टेडियम? पहले तो ये BDP पे बात कर लें। ये 1962 में ये कंपनी बनी और इस वक्त दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक में 200 स्टेडियम्स बना चुकी है। स्टेडियम्स की बात कर रहा हूँ, बिल्डिंग्स इसके अलावा हैं। और उसके, हाँ जी, 200 और 1000 डिज़ाइंस पर इसको आलमी अवार्ड्स मिल चुके हैं। ये दुनिया की बेहतरीन डिज़ाइनिंग कंपनी है और अल्लाह का शुक्र है कोई मोहसिन नकवी मिला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, कोई वो ग्रैंड पा नहीं मिला जो कि जिसने पहले इसका बेरागरक किया था स्टेडियम का और इसको इस तरह से डिजाइन किया था। देखिए, मैं क्योंकि आप काफी देर से यही मैं तो आमिर भाई काफी अरसे से खबरें अखबार में था उस वक्त से लिख रहा हूँ कि भाई स्टेडियम्स के लिए इंटरनेशनल कंपनीज को लें। फिर जुल्म ये हुआ कि इसके नीचे दुकानें बना दी गई, इसको एक ऐसा कमर्शियल एरिया बना दिया गया जहाँ लगता ही नहीं कि ये स्पोर्ट्स है। आप उसमें दाखिल हो तो आपको लगता है ये कोई फूड स्ट्रीट है, खाने पीने की जगह। रात के टाइम जाएं। अच्छा, ये भी है स्टेडियम, पिंडी वाला स्टेडियम है, वहाँ तो और ज्यादा गंद है वहाँ पे बिल्कुल दुकानों का। और ऐसे कंजस्टेड कर दिया आपने ना, यहाँ अच्छी पार्किंग थी ना। ये आप देखें, मैंने कल वो जो फुटेज देखी जो कि उनको ब्रीफिंग दी गई है, उसमें जो स्टेडियम्स दिखाए गए हैं वही देखने के लायक हैं। तो आपका कज़ाफ़ी स्टेडियम होए, पिंडी स्टेडियम होए, नेशनल बैंक कराची स्टेडियम होए, कैसे खूबसूरत स्टेडियम बनेंगे और इस पर इंटरनेशनल मैच हो रहेगा। दूसरी बात जो गोरे की बहुत अच्छी है वो ये कि वो सबसे पहले आपकी बुनियादी ज़रूरियात का ख्याल रखते हैं कि आपके टॉयलेट्स कैसे होंगे, वॉशरूम, पानी आपको पीने का कैसे साफ मिलेगा, सिटिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की सिटिंग आपकी कैसी कंफर्ट मिल सकती है, आपको सीट कौन सी लग सकती है, जो कि हमारे यहाँ। अगर आप टिकट खर्च करके मैच देखने आए हैं तो आप जहाँ कहीं बैठे आपको, हमारे यहाँ रवायत ये है ना, और जितनी इसको मज़म्मत की जाए वो कम है। कहते हैं कि हमने ये एक
बिल्डिंग बनानी है, लेट से जो ये कहेगा ना ये बिल्डिंग मैं आपको 10 रुपए में बना दूंगा, बस उसको दे देना, और एक कहेगा मैं आपको 100 रुपए में बना के बहुत दूंगा, अनफॉर्चुनेट है। हम कहेंगे जी 10 रुपए वाले को दे दो। हाँ, ये चाहे वो ऐसा बिल्डिंग बाद में मसाइल की माजगा बने, नहीं, और वो होगा मसाइल ही की माजगा बनती है वो होगा। जगह। और उस 10 रुपए में भी सी कोई एक्शन लेगा, कोई डिजाइनर लेगा, उस दर्द 10 सर रुपए में बन इस के बिल्डिंग रह के हिस्से जाती में है। 2 रुपए हाँ, आने, सही कह रहे हैं आप, अग्री। क्या बिल्डिंग बनेगी? होता ही है हमारी सड़कों के साथ ये। अब ये बाहर सी कंपनी है ना, इसमें किक बैक होएगा, ये इसको मॉनिटर भी करेगी, इसका डिज़ाइन को भी देखेगी, डिज़ाइन बनता हुआ भी देखेगी, एक एक चीज़ का वो मॉनिटरिंग की जाएगी। और जिस तरह से हम अभी जिक्र कर रहे थे निगरान वज़ीर आला के दौर में मोहसिन नकवी मॉनिटरिंग करते थे, अगर ये मॉनिटरिंग उसी तरह होगी। कम से कम 3 स्टेडियम तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बन जाएंगे, कम से कम 3। और इसमें ये है कि आगे चैंपियंस ट्रॉफी है जो सबसे अहम चीज़ मैं तो बहुत खुश हूँ, और मैं आज गुजरा तो वो बंद थे गेट कदाफी स्टेडियम वहाँ वाले, तमाम एक्टिविटीज खत्म होने वो जा रही इसलिए ख़त्म होने जा रही है कि वहाँ पे आपको पता है वो पानी जो खड़ा होता है उसका वो उसके लिए वो बहुत बड़े वाटर टैंक जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स है जी। वो बनाने हैं, तो उसको बंद करना ही था। ये तो खोला गया था जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कलमा चौक बनाना था, और उस वक्त ये शराय आम को खोला गया। जब मैं अखबारी जर्नलिज्म करता था उस दौर में भी ये दोनों तरफ से, लिबर्टी की तरफ से भी और इस तरफ से गेट बंद थे। अच्छा, और सिर्फ आप क्योंकि मैं जर्नलिस्ट था तो हमें जाने दिया जाता, आम लिखा हुआ था, बोर्ड शायद अभी भी लगा हो, मुझे ये याद नहीं है, मैंने पिछले दिनों देखा है वो बोर्ड लगा हुआ, जिसमें लिखा हुआ है शाराय आम नहीं है, लेकिन जुल्म किया कि उसके नीचे आपने टिक्के कबाबों वाले टकाटक वाले लेके बैठे हुए हैं, वो बिठा दिया आपने फजूल में, और आपने खेलों की जगह को आपने हर आदमी के लिए ओपन कर दिया, जो कि नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के जिस तरह से जोग्राफियाई और इंटरनल और एक्सटर्नल मामलात हैं, आपको ऐसी जगहों को बहुत ही महफूज और बहुत ही प्यार से रखना चाहिए। बिल्कुल, ये नहीं किया गया था। और इसमें फिर वही बात है कि सिर्फ एक कज़ाफ़ी स्टेडियम नहीं है, सामने हॉकी स्टेडियम भी दुनिया है, का सबसे बड़ा पूरा सब कुछ वहाँ पे देखें कितनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी है। बिल्कुल। तो उस जगह को बेहतर बनाएंगे तो ही कोई इंटरनेशनल इवेंट वहाँ पे ऑर्गेनाइज कर सकेंगे ना, तो इस वजह से ये एक बड़ा अच्छा स्टेप है। और पाकिस्तान का पहला साइकिलिंग वेलोड्रोम, आखिरी साइकिलिंग, आप एक ही साइकिलिंग वेलोड्रोम है वो वहाँ पे है, टेनिस कोर्ट्स वहाँ पे हैं, बैडमिंटन कोर्ट्स वहाँ पे हैं, बॉक्सिंग एरिना स्विमिंग का भी वहाँ पे है, स्विमिंग वहाँ पे है। कौन सा खेल है जो वहाँ पे नहीं है? क्रिकेट की 2 ग्राउंड्स है, एक LCC की, एक इसकी, आर्चरी वहाँ पे होती है, अभी यहाँ पे इसके साथ होटल बनने जा रहा है। हाँ, तो ये तो बिल्कुल ये सहाफियों के अलावा मैं बता दूं आपको, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होना, ऑनेस्टली बहुत सारे लाहौरियों को इस चीज़ के बारे में नहीं पता। वहाँ कितनी खेले वहाँ कितना कुछ है सीरियसली, या अब आप बता रहे हैं, कुछ चीज़ों का मुझे पता था, कुछ का आपसे पता चल रहा है, इसी तरह बहुत सारे लोगों को नहीं पता होना। चलिए जी, 42 करोड़ सरकारी इदारे वासा के 3 अरब 16 करोड़ के नादहिंदा है। मुआशी मुश्किलात का शिकार वासा, अब ये नादहिंदगान का क्या होगा हसन? ये इनका वही होगा जो आज तक होता है, जो हुआ तो भाई कुछ नहीं, ठीक है। जो कहा जाता है कि जी अब इनके खिलाफ एक्शन होगा, इनका कनेक्शंस काट दिए जाएंगे, लेकिन फिर कोई सिफारिश आ जाती है, सिफारिश आ जाती है, कोई बड़ी सिफारिश आ जाती है, और फिर वही बात है कि जब तक इन चीज़ों को ठीक नहीं किया जाएगा किस तरह से खसारे ख़त्म किए जाएंगे। वासा का ये खसारा ही है ना, एक तरह से देखा जाए तो लाइबिलिटी है। तो वासा ने अगर कोई चीज़ नहीं ख़रीदनी है अपने रिसोर्सेज से तो वो कैसे ख़रीदेंगे? जब तक जो सरकारी इदारे हैं उनको चाहिए, गवर्नमेंट बेसिकली तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि ये पाबंद करें तमाम सरकारी इदारों को कि जिस का जो भी लाइबिलिटी है, चाहे वो वासा है, चाहे वो सुई गैस है, जो भी कंपनी है, उसके टाइम सर जो है वो उनकी पेमेंट्स करें, ताकि वो अपने खसारे कम करके, जो अगर नई मशीनें ख़रीदनी हैं, फ़र्ज़ करें वासा ने डिस्पोजल के लिए या किसी भी चीज़ के लिए कोई नई नहीं करें, उनको वाकई ज़रूरत बहुत सारी जगह पे ज़रूरत है, तो वो ख़रीदनी है, वो कहाँ से ख़रीदेंगे? फिर वो बाबुओं की शक्ल देखेंगे और फिर वहाँ पे जो कुछ होता है। ये बता दें आमिर भाई, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी, ये नादहिंदगान के हाथों मजबूर हो जाते हैं, घुटने टेक देते हैं, इनके आगे चलती ही नहीं है। मसला ये नहीं है जिस तरह से हसन बता रहे हैं कि अदारों के पास कोई आमदनी नहीं होती है, उनको फंड कौन देता है? गवर्नमेंट ने देना। गवर्नमेंट ने देना है। गवर्नमेंट ने एक जेब में से निकाल के दूसरी जेब में डालने हैं। वासा ने दुरे ने आप कहते हैं वासा को रिकॉर्ड उनका फंड मिला इस दफा, जो मिल गया 54 अरब रुपया। लेकिन आमिर भाई इसमें एक, सॉरी मैं बात काट रहा हूँ, देखें जो पानी का बिल है लोगों से ले रहे हैं ना, नहीं लोगों से लें आप, लोगों से तो आप और महंगा करने जा रहे हैं, लोगों को तो छोड़ दें, पानी लोगों को बहुत महंगा मिलेगा, क्योंकि हम लोग भी उसको खोलते हैं नल और उसके बाद भूल जाते हैं। लेकिन ये जो अदारे हैं, ये गवर्नमेंट ने एक पॉकेट से निकाल के दूसरी पॉकेट में देने हैं, तो गवर्नमेंट नहीं देती है, एक ही जिम्मेदार है इसमें, कोई वासा और कोई नादहिंदगान भी जिम्मेदार नहीं है। किसी बाबू ने अपनी जेब से नहीं देना है, ना बिजली का बिल, ना पानी का, ना गैस का।
और किसी वासा वाले ने अपनी जेब से डाल के नहीं देनी चाहिए। गवर्नमेंट को कुछ इसका मैकेनिज़्म बनाना चाहिए। मैं ये समझता हूँ, एक तो इन अदारों में, सरकारी इदारों में बिजली, गैस और पानी की बचत का कुछ सोचना चाहिए कि ये हो, और दूसरा इसको कुछ किसी लिमिटेशन की तरफ लेकर जाएं, और ये ना हो कि वासा कहता है जी मैं सफाई नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास वो नहीं है कि जी लोग बिल नहीं देते हैं। लोग देते हैं बिल, इदारे नहीं देते, यानी गवर्नमेंट नहीं देती। मरियम नवाज शरीफ बिल नहीं दे रही है, उसका बात तो इस तरह से करनी चाहिए। या शहबाज शरीफ साहब बिल नहीं दे रहे, बाकी ये सूबाई 2 किस्म के इदारे हैं। अगर उनसे आप पैसे नहीं ले पा रहे हैं तो इसमें अवाम का क्या कसूर है कि आप उनके नालों की सफाई नहीं करते हैं। ड्रेन खराब है आपके, गंदा पानी लोगों को पीने को मिल रहा है। और ये जो नादेन का जिक्र हुआ ना, ये बड़े बड़े हैं और ये एक्चुअली नुकसान है। सारे मगरमच्छ ही वो हैं। आम आदमी का क्या है बेचारा, जितना बिल देगा वो पे करके। उसमें तो ये है कि 2 महीने बिल ना दें तो तीसरे महीने आके अल्हम्दुलिल्लाह आपके बच्चे छोटे होएंगे। हम तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लंबी लंबी लाइनों में 2-2 घंटे खड़े होकर बिल पे करते हैं। गवर्नमेंट को पैसे देने होते थे, उसके लिए घंटा 1.5 घंटा लाइन में लगना पड़ता था। अब तो सहूलतें आ गई हैं ना। अब तो आ गई ना, अब तो ऐप से कर लिया, जिस मर्जी ब्रांच में कर दें। ये नवाज शरीफ ने किया था कि आप ज़रूरी नहीं कि अपने मोहल्ले की ब्रांच में, एक ही ब्रांच में करना है। पहले ब्रांच लिखी हुई आती थी, इतना अजाब था। लेकिन वफाकी या सूबाई अदारे जितने हैं वो अपने अपने बिल क्लियर करें, वासा को पैसे जाएँ, और गवर्नमेंट ने ये बिल पे करने हैं, गवर्नमेंट ये बिल पे करे तो वासा को आपको फ़ंड देना नहीं पड़ेगा। जो आप फ़ंड दे रहे हैं ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो मेरे ख्याल वासा से काम भी लें, खुदा का वास्ता है। फिर ये बारिशों की पेशगोइयाँ 18 अगस्त तक डूबने को लाहौर तैयार है फिर दोबारा। बिल्कुल ऐसे। थैंक यू सो मच, आप लोगों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। हम जा रहे हैं जी ब्रेक की तरफ, आप हेडलाइंस जानिए, फिर आते हैं शो। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के हिस्से में जी हम बात करने वाले हैं कुछ बेसिक स्किन केयर के हवाले से। बरसात का मौसम है और हर कोई कहता है कि जी चिप बहुत ज़्यादा इस मौसम में होती है ना, सो स्वेटिंग होती है, बारिश के बाद भी कुछ ह्यूमिडिटी क्योंकि इस तरह से होती है। अब आपने स्किन केयर क्या करनी है, वो लोग जिनकी ड्राई स्किन है, वो लोग जिनकी स्किन पे पिंपल्स का इशू है, उनको क्या करना है। बुनियादी तौर पर जो हमने अपनी स्किन की हिफाजत के लिए सब लोगों ने करना है वो क्या है, हम वहाँ से आगाज़ करेंगे। डर्माटोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर ईमान शेख, उन्हें वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सॉरी जी, ईमान शेख हैं जी। अच्छा जी, मुझे ये बता दें जी, हमने स्किन केयर करनी क्या है, अपनी बुनियादी स्किन केयर जो सबको इक्वली अपनी स्किन का ख्याल रखना है, वो क्या है? अच्छा जी, पहले तो थैंक यू फॉर हैविंग मी। सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि हमारी स्किन टाइप क्या है। अगर हमें हमारी स्किन टाइप पता है उसके बाद ही हम अपनी स्किन केयर जो है वो बिल्ड कर सकते हैं। अगर हम ब्रॉडली बात करें तो 3 तरह की स्किन टाइप होती है, या एक 4th कैटेगरी भी ऐड हो जाती है। इसमें एक ड्राई स्किन है, एक नॉर्मल स्किन है, एक ऑयली स्किन है, और 4th कैटेगरी वुड बी सेंसिटिव स्किन। अब हमें कैसे पता चलेगा जी हमारी ऑयली है, ड्राई है, सेंसिटिव है, कॉम्बिनेशन है या नॉर्मल है? जब हम फेस वॉश करते हैं तो हमें वेट करना है फॉर 2 to 3 मिनट्स, और उसके बाद हमने एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे देखना है अगर हमारी स्किन ऑयली हो रही है या हमारी स्किन टाइट हो रही है। ऑयली हो रही है, इट्स अ गिव अवे कि ऑयली स्किन है। अगर टाइट हो रही है, पैचेस, ड्राई पैचेस बन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ड्राई स्किन है। कुछ लोगों की कॉम्बिनेशन स्किन होती है जिसमें उनका ये टी जोन वाला एरिया जो है वो ऑयली होता है और रेस्ट ऑफ द फेस इज़ ड्राई। अब सेंसिटिव स्किन उन लोगों की मैं बोलूँगी जिनकी स्किन में एक्सेसिव रेडनेस हो जाती है। वो कोई भी नई स्किन केयर या कोई भी कंपाउंड अपनी स्किन में इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो रिएक्ट कर जाता है। तो सबसे ज़्यादा जिनको केयरफुल रहना है वो सेंसिटिव स्किन टाइप वाले लोग हैं। ठीक है। और अगर अब हम बेसिक स्किन केयर की बात करें तो 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हर बंदे को रिगार्डलेस जो भी स्किन टाइप है करनी ही करनी है। ठीक है। सबसे पहले जी आपका एक अच्छा क्लेंज़र या एक अच्छा फेस वॉश आ जाता है, उसके बाद एक अच्छा मॉइस्चराइज़र, और थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ द सन ब्लॉक। अब इसमें भी आपने अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग कौन सी चीज़ यूज़ करनी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब आजकल क्योंकि बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट्स आ गए हैं, देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सन ब्लॉक। पहले एक ये कंसेप्शन होती थी कि जी सन ब्लॉक एक वाइट सी कास्ट है, चेहरे पे लगाएंगे तो स्किन अजीब सी वाइट हो जाएगी, तो काफ़ी लोग उसको अवॉइड करते थे। अब बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सन ब्लॉक और बहुत अच्छे सन ब्लॉक लोकली भी बन रहे हैं।
सन ब्लॉक में भी 2 टाइप्स के सन ब्लॉक होते हैं, फिजिकल सन ब्लॉक होते हैं, केमिकल सन ब्लॉक होते हैं, वो यूवी फिल्टर्स है, दैट्स अनदर थिंग। बट अगर हम ऑयली स्किन की बात करें तो उसमें एक एससी जेल यानी कि सीबम कंट्रोल जेल की फॉर्म में एक सन ब्लॉक आता है, जो ऑयली स्किन वाले लोग हैं वो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। वो ना सिर्फ सन से आपको प्रोटेक्शन देगा बल्कि आपकी जो सीबम की प्रोडक्शन है उसको भी कंट्रोल करेगा। इट विल कीप योर स्किन ड्राई थ्रू आउट द डे। और जो नॉर्मल या ड्राई स्किन वाले हैं उनको चाहिए कि सेरामाइड रिच सन ब्लॉक जो है उसको यूज़ करें, या फिजिकल सन ब्लॉक, इफ पुट इट इन ईजी वर्ड, दैट वुड बी अ गुड वे टू गो। अब अगर हम क्लेंजर की बात करें कि कौन सा क्लेंजर आपने यूज़ करना है, देखिए हमारी स्किन को नेचुरली अल्लाह ताला ने कुछ एसेंशियल ऑयल्स प्रोवाइड किए हुए हैं। अगर हम कुछ नहीं भी करेंगे तो हमारी स्किन खुद को मेंटेन कर लेगी, बट अनफॉर्चुनेटली हमारी एनवायरनमेंट ड्रास्टिकली चेंज हो रही है, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, जिसकी वजह से एक नेचुरल हेल्दी इन्वायरमेंट मेंटेन नहीं हो रही है। तो उसके लिए फिर अब हमें अपनी स्किन को फोकस करना पड़ेगा, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो ये काम करते हुए हमने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि जो नेचुरल ऑयल्स हैं, जो एसेंशियल चीज़ें हैं, हमारी स्किन का बैरियर है, हम उसको कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक ड्राई स्किन वाला बंदा है तो उसको हार्श क्लेंजर्स की तरफ नहीं जाना है, उसको हाइड्रेटिंग क्लेंजर की तरफ जाना है। अब कंपाउंड्स की डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन अगर आप मार्केट में जाएँ तो जेंटल क्लेंजर या हाइड्रेटिंग क्लेंजर के फॉर्म में उनको वो एक क्लेंजर जो है वो प्रोवाइड हो जाता है। अब अगर हम ऑयली स्किन की तरफ जाएँ तो ये थोड़ा सा जो है वो ट्रिकी हो जाता है। सबसे जो अच्छा कंपाउंड क्लेंजर में जो हम देखते हैं वो है सैलिसिलिक एसिड, बट अगेन एवरीथिंग शुड बी इन बैलेंस। सैलिसिलिक एसिड की एक सर्टेन परसेंटेज बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज अगेन वो आपकी स्किन को इरिटेट करेगी। मोस्टली 2% सैलिसिलिक एसिड जो है वो स्किन जो है उसको टॉलरेट कर लेती है। अब अगर सैलिसिलिक एसिड के बारे में फर्दर थोड़ा सा बताऊं तो AHA BHA सबने सुना होगा, आजकल सोशल मीडिया का दौर है। तो सैलिसिलिक एसिड BHA की कैटेगरी में फॉल करता है। वो काम क्या करता है कि जो आपके चेहरे के मसाम हैं, जो आपके पोर्स हैं, उनकी डीप क्लेंसिंग करता है। जो ओवर टाइम आपका सीबम या गंक उन पोर्स में ऑक्यूमुलेट हो गया वो आपको डीपली क्लेंस करेगा। बट अगर आप न्यू हैं स्किन केयर में या सैलिसिलिक एसिड आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो याद रखें कि ये एक एक्सफोलिएंट है और इनिशियली आप इसको 2 से 3 दफ़ा हफ्ते में स्टार्ट करें और फिर स्लोली अपनी स्किन को इससे बिल्ड करें। अगर मॉइस्चराइज़र की बात की जाए, जो हमारा थर्ड कंपोनेंट है, उसको थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट किया जाता है यहाँ पे। उनको ये लगता है कि जो ऑयली स्किन है तो मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं है, जबकि अगर हम इसकी साइंस की तरफ जाएँ तो स्किन सीबम इसलिए प्रोड्यूस कर रही है क्योंकि स्किन एक्सट्रीमली ड्राई है, वो नेचुरली उसको लुब्रिकेट करने की कोशिश कर रही है। तो अगर आप अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग मॉइस्चराइज़र यूज़ करेंगे तो एक्चुअली सीबम कंट्रोल करने में आपको हेल्प करेगा। तो जेल फॉर्म में अगेन अगर जो भी मॉइस्चराइजर्स अवेलेबल हैं वो ऑयली स्किन वाले लोग यूज़ करेंगे, और सेरामाइड्स और पेप्टाइड रिच जो मॉइस्चराइजर्स हैं वो ड्राई स्किन वाले लोग यूज़ करेंगे। ठीक हो गया, ये बेसिक स्किन केयर है जो सभी लोगों को करनी है। अब आ जाए आजकल के वेदर के हिसाब से बहुत सारे लोग परेशान हैं। कुछ लोगों को स्किन पे पैचेस हो जाते हैं, कुछ लोगों को स्किन पे एक्ने की शिकायत हो जाती है। अब ऐसे में लोग परेशान होते हैं, मेकअप कैसे करें, बार बार फेस वॉश करें, क्या आपको स्किन केयर करनी है? ओके, सो अगर हम एक्ने को वाइडली डिस्कस करें तो एक्ने के लिए उसका कॉज आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गर्मियों में या हबस के मौसम में जो एक्ने है वो एग्रावेट ज़रूर हो जाती है, बट आपको उसका अंडरलाइन कॉज आइडेंटिफाई करना है। पाकिस्तान में अगर मैं बात करूं तो हार्मोनल एक्ने बहुत ज़्यादा है। जो 17-18 साल के बच्चे या बच्चियां हैं उनको बहुत ज़्यादा हार्मोनल एक्ने होती है। तो फर्स्टली यू हैव टू आइडेंटिफाई कि एक्ने हो किस वजह से रही है और उसके ऊपर हम फर्दर बिल्ड करते हैं। अब अगर हम हीट की वजह उसकी एग्रावेशन की बात करें तो अगर हम एक दाने को देखें तो सेंटर में एक पस वाला स्पॉट होता है और उसकी गिर्द रेडनेस होती है, वो इन्फ्लेमेशन वाला स्पॉट होता है। तो जो हीट है वो उसकी जो रेड स्पॉट है उसका साइज़ इंक्रीज़ करता है, इन्फ्लेमेशन इंक्रीज़ कर देता है, और उसकी वजह से जब दाना ख़त्म भी होता है तो वो उतना ही बड़ा निशान छोड़ जाता है और उसको ख़त्म होने में फिर 3 से 4 महीने लग जाते हैं। तो अब आपने क्या करना है कि इनिशियली यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। एक तो सन ब्लॉक आप यूज़ करें, वी ऑलरेडी कवर्ड दैट। दूसरा ये कि अगर आप एक्ने को ट्रीट करने के लिए कोई एक्टिव यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग विटामिन सी या रेटिनॉल को यूज़ करते हैं, तो उसमें आपको केयरफुल रहना है कि आप एक्ने को फर्दर जो है वो इरिटेट ना कर दें। सैलिसिलिक एसिड के साथ एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन नाइसिनामाइड का बैठता है।
और नाइसिनामाइड में भी अगेन परसेंटेज इज़ इम्पॉर्टेंट, 5% के ऊपर स्टडीज़ है, उसके बियॉन्ड स्टडीज़ नहीं है। कुछ ब्रांड्स, इंटरनेशनल ब्रांड्स की हाइप है 10% फॉर्मुलेशन में, तो वो लोग यूज़ करते हैं और वो ये सोचते हैं कि एक्ने ख़त्म होगी, उससे मज़ीद जो है उनको पर्जिंग हो जाती है। तो नाइसिनामाइड कैन रियली हेल्प अलॉन्ग विद सैलिसिलिक एसिड। दूसरा, आपको हम इस चीज़ को भी बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, वी हैव टू कीप आवर सेल्फ हाइड्रेटेड। हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड नॉट ओनली हाइड्रेशन, आजकल क्योंकि पसीना आते हैं हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स भी लूज़ होते हैं, तो हमें ORS का जो एक पानी होता है उसकी तरफ जाना चाहिए ताकि हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स भी हैं वो साथ के साथ बैलेंस होते रहें। तीसरा, हमें सफाई का ख़ास ख्याल रखना है। एक तो आपने ड्राई करना है अपनी स्किन को, नॉट विद टॉवल्स और एनीथिंग, एयर ड्राई करें ताकि ये है कि जो जरासीम है वो किसी भी, क्योंकि ह्यूमिड एनवायरनमेंट में अगर एक फ्रेशली वॉश टॉवल भी है ना तो उस पर भी एक हैबिटेट ग्रो हो सकता है जी। तो आपको एयर ड्राई करना है एक तो अपनी स्किन को, दूसरा ये कि जो भी आप मेकअप प्रोडक्ट्स जो है वो यूज़ करते हैं उसको आपने उनको देखना है कि एक सर्टेन टाइम के बाद उन्हें स्टरलाइजेशन की ज़रूरत होती है, वो आप उसका ख़ास ख्याल रखें। दूसरा, जो अपनी यूज्ड प्रोडक्ट्स हैं, जो आपके ब्यूटी ब्लेंडर्स हैं या ब्रशेज़ हैं, आपकी पर्सनल हाइजीन की चीज़ें, उन सबको आप सेपरेट करें कि एक बंदे से दूसरे बंदे तक वो चीज़ नहीं जानी चाहिए। और लास्टली ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि चले छोटे मोटे दाने, कॉमेडोन्स, ब्लैक हेड्स जैसे हम कहते हैं, वो तो हम कंट्रोल कर लेते हैं विद सम रेमेडीज़ या कुछ ओवर द काउंटर कुछ ट्यूब्स अवेलेबल होती हैं, कुछ जेल्स अवेलेबल होती हैं। बट अगर आपकी एक्ने उससे बढ़ रही है तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू सी अ डॉक्टर, क्योंकि आप जितनी मर्जी कोशिश करें आप उसको खुद से उस तरह से हैंडल नहीं कर सकते, क्योंकि वो फिर आपके चेहरे पे निशान देर पा छोड़ जाते हैं और फिर वो ज़्यादा डॉक्टर्स के लिए भी इसको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए एक सर्टेन टाइम तक देखें, उसके बाद आप ज़रूर डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं और अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया मैंने आपके लिए। नाज़रीन, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। लेंगे वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम ज़बरदस्त आर्टिस्ट आपको मिलवाने वाले हैं, लैंडस्केप आर्टिस्ट हैं बाबर मुस्तफ़ा। सो उनका काम आपको दिखाएंगे भी और उनकी कामयाबी का सफ़र उनसे जानेंगे भी। वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। किस तरह से आप इस फील्ड की तरफ आए? आर्ट की बहुत सारी शक्लें हैं और लैंडस्केप आपने सेलेक्ट किया, कैसे? मैं बाई बर्थ आर्टिस्ट था। अच्छा। और मेरी फैमिली में काफ़ी लोग आर्टिस्ट हैं, मेरे बाबा, मेरे चचा, तो वो लोग मेरे इंस्पिरेशन थे। यानी आपके अंदर बचपन से ही? बचपन से था, मतलब मैं बचपन ही से देख रहा हूँ उनको। और रही लैंडस्केप, मुझे नेचर से लव है। सुबह असर का टाइम, तो मैं इन दो टाइम में मोस्टली फ्री होता हूँ, तो मैं नेचर को मैं देखता रहता हूँ, तो फिर इन्हीं टाइम को मैं पेंट करता हूँ। असर मोस्टली मेरे लैंडस्केप में आपको ना असर का टाइम नज़र आएगा, असर की नमाज का, मगरिब के दरमियान का। बहुत खूबसूरत काम है आपका। आइडियाज़ कैसे लेते हैं, मतलब कैसे कुछ, क्योंकि अब आपको सोशल मीडिया का दौर है ना, हमेशा कुछ डिफरेंट प्लान करना भी मुश्किल हो जाता है। मैं ट्रेडिशनल लैंडस्केप करता हूँ। आजकल मॉडर्न आर्ट का टाइम पीरियड चल रहा है, डिजिटल पेंटिंग चल रही है, तो मेरी जो इंस्पिरेशन थी, एक इंग्लिश आर्टिस्ट है जॉन कॉन्स्टेबल, तो उधर से मुझे आइडिया आया था। और दूसरा कि आपने पूछा कि मुझे आइडिया कैसे आता कि मैंने ये पेंट करना है, मोस्टली मोबाइल होता है या मेरे पास कैमरा होता है ना, तो मैं नेचर को ना क्लिक करता रहता। जैसे आजकल बरसात का मौसम है ना, क्लाउड बहुत अच्छे आए हैं, तो मेरी पेंटिंग में ना क्लाउड वगैरह मोस्टली इसी मौसम के होते हैं, तो मुझे रिफ्लेक्शन, वाटर रिफ्लेक्शन बहुत पसंद है। तो मतलब वो एक सराउंडिंग से ही आइडियाज़ आते रहते हैं कि मैंने ये पेंट करना, ये पेंट करना। सही। सो प्रॉपर किसी से ट्रेनिंग भी ली? जी जी बिल्कुल। मेरे जो पहले जो टीचर हैं, मैं तो उस्ताद कहूँगा, टीचर उस्ताद में थोड़ा फ़र्क होता है। उस्ताद ज़िंदगी बना देता है, ऐसे ही है। तो वो मेरे पहले मेरे वालिद साहब हैं, गुलाम मुस्तफ़ा साहब। फिर एक मेरे चचा हैं, जुल्फ़िकार जुल्फ़ी, अलहमरा में डायरेक्टर हैं जी, वो भी मेरे उस्ताद हैं। मतलब वो लैंडस्केप पेंट करते हैं, तो वो मेरी इंस्पिरेशन है, मैं उनसे सीखा हूँ। सही। सो कितना टाइम लगा परफेक्शन की तरफ आते हुए? हाँ, ये तो क्योंकि जब आप शुरू में बनाना शुरू करते हैं ना, तो एक वो निखार, परफेक्शन आपके अपने काम में नहीं होती है। आप अपना काम खुद ही करके कहते हैं अभी इसमें कुछ कमी है। वो एक शेर है,
ए मुसव्विर तेरी तस्वीर अधूरी है, एक मिसरा मुझे याद है। तो मेरी पेंटिंग मुझे ऐसा लगता है अभी इसमें ये कमी है तो ये कमी है। परफेक्शन आने में मैं 2010 से मैं काम कर रहा हूँ और निखार जो आना स्टार्ट हुआ वो 2013 से निखार आना शुरू हुआ। और जो कहते हैं ना वक्त बड़ा उस्ताद है, वक्त ने मुझे बहुत सिखाया। बेशक वो आप किसी भी फील्ड में हो तो आप हर गुजरते दिन के साथ कुछ ना कुछ सीखते हैं। जी, मैं दूसरे शहर से हूँ तो मैं डीजी खां से हूँ बेसिक, तो रहने में मसला, खाना पीना ये वो, तो कहीं पे मैं वेटरिंग मैंने की है होटल्स पे, फिर मैं यूनिवर्सिटी में सो जाता था फर्श पे बगैर तकिए वगैरह। तो वो वक्त बड़ा उस्ताद है वैसे जिसको कहते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, और ये मेहनत ही होती है आपकी जो आपको किसी मकाम पर पहुंचा देती है। मुझे ये बता दीजिएगा कि स्टूडेंट्स इस फील्ड को ज्वाइन करना चाहते हैं, अब आर्ट की भी आगे डिफरेंट शक्लें हैं, तो कुछ आपका मैसेज, कुछ वो बुनियादी जिसे सुनहरी असूल कहते हैं ना कि अगर आप आर्टिस्ट बनना चाह रहे हैं तो आपके अंदर ये चीज़ें तो लाजमी होनी चाहिए, वो क्या है? आजकल जो इंस्टीट्यूट चल रहे हैं ना वो आर्टिस्ट ने पैदा कर रहे हैं, आर्टिस्ट पैदा कर रहे हैं। आर्टिस्ट ने पैदा होता है, गॉड गिफ्टेड होता है। सही बात कही। जो गॉड गिफ्टेड है वो इस फील्ड में है, जो मेडिकल में देखा देखी नहीं आप कुछ कर सकते। देखा देखी नहीं आने, ये लाइफ परेशान कौन हद तक हो जाती है। मैंने बताया कि गॉड गिफ्टेड आर्टिस्ट होता है, जो आर्टिस्ट है वो इस फील्ड में आ जाए, जो नहीं है तो उसको नहीं आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ये क्या महंगा शौक भी है? स्टूडेंट लाइफ में मुझे लगता था महंगा, कि मटेरियल के पैसे नहीं होते, बहुत महंगा शौक है। अब तो मैं माशाल्लाह प्रोफेशनल लाइफ में आ गया, अब तो मैं एंजॉय करता हूँ इस फील्ड को। सो अगर आप इसको एज ए प्रोफेशन लेके चल रहे हैं तो उसका फीडबैक आपको अच्छा मिलता है? हाँ, सोशल मीडिया के थ्रू, डिफरेंट प्राइवेट आर्ट गैलरीज हैं उनके थ्रू पेंटिंग सेल होती रहती है। तो ना अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो उसका रिस्पांस भी आपको फिर अच्छा मिलता है। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, कल सेम टाइम पर आपसे मुलाकात होगी। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।